अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। नाज़रीन, आज जो दिन हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 23 जून है, वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे है। यूनाइटेड नेशंस की जानिब से हर साल 23 जून को ये दिन मनाया जाता है। अगर इस दिन को मनाने के बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से जानें तो हमें मालूम पड़ता है कि इस दिन को मनाने का बेसिक पर्पस जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स को रिकग्नाइज़ करना, उनकी एक्नॉलेजमेंट करना और साथ ही साथ उनको अप्रिशिएट करना, उनकी तमाम तर खिदमात पर उनको खराज तहसीन यानी कि ट्रिब्यूट पेश करना। इस हवाले से मज़ीद भी हम जानेंगे आज अपने प्रोग्राम में, और ये भी जानेंगे कि हम किस तरह से अपनी यूथ को, अपने यंगस्टर्स को इतना ज़्यादा जो है उनके अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं कि वो पब्लिक सर्विस की तरफ आएँ, उसको टेकअप करें, परस्यू करें अपने करियर के तौर पर। इसमें प्रोसीजर्स क्या हैं और मज़ीद इसको इन डिटेल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेहमान, जो उनका तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अमजद नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है, डेवलपमेंट रिसर्चर हैं। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमजद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह कि हम जानते हैं आज 23 जून है और वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे के तौर पर इस दिन को मनाया जा रहा है, कितनी इम्पोर्टेंस का हामिल है ये दिन? और यकीनन किसी भी मुल्क के लिए जब हम बात करते हैं, उसकी तरक्की से जब हम उसको जोड़ते हैं तो बैकबोन का काम करते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे, ये तमाम तर पब्लिक सर्विस के इदारे। जी बिल्कुल, और दूसरे बहुत सारे आलमी अयाम की तरह अक़वाम मुत्तहिदा का ये दिन भी काफ़ी अहम है। जी जी, जैसा कि आपने जिक्र किया है, क्योंकि सिविल सर्विसेज जो हैं वो किसी भी मुल्क और कौम की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। यकीनन। इसलिए इस दिन को मनाना, इसकी अहमियत को समझना, ब्यूरोक्रेट्स के किरदार को समझना, उसमें इस्लाहात करना, मज़ीद बेहतरी लाना ताकि अवाम को बेहतर से बेहतर खिदमात मैसर आ सके, सही, काफ़ी अहम है। यकीनन। अमजद साहब, जैसे कि आपने भी कहा कि हमें जो है वो इस दिन को ना सिर्फ समझना है बल्कि बेहतरी की जानिब ले जाना है, तो मैं यूथ का जिक्र करना चाहूँगी। हमारे यहाँ यंगस्टर्स के लिए कॉन्सेप्ट बहुत जो है वाज़े होता चला जा रहा है कि पढ़ो लिखो और मुल्क से बाहर चले जाओ। मुल्क में रहते हुए मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के लिए किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है? देखिए, दो पहलू हैं इसमें। मुकम्मल तौर पर नौजवानों को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। अगर उन्हें किसी मरहले पर यह महसूस होता है कि उनकी सलाहियतें, उनकी मेहनत या उनकी कारकर्दगी बरूए कार नहीं लाई जा सकती, या मुल्क में उनको वो मौक़े मैसर नहीं है, या वो शोबाजात मैसर नहीं है जिनमें वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, तो वो बाहर चले जाते हैं। इसको सिर्फ अखलाकी हवाले से हौसला शिकनी करके आप टर्न अराउंड नहीं कर सकते। इसमें मुल्क और कौम को चाहिए कि उनके लिए वो मौक़े फ़राहम करें। नए नए शोबे आ रहे हैं, नई नई साइंसेज हैं, नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और ऐसे बहुत बेशुमार शोबाजात हैं जिनके लिए पाकिस्तान में अभी खातिर हुआ या मुअस्सर गुंजाइश नहीं पैदा हुई। यकीनन ऐसे तो वो फिर बिलाखिर उनको वही रास्ता नज़र आता है कि बाहर जाकर अपनी सर्विसेज। ये एक साइड है, ये सिर्फ टेक्निकी या एकेडमिक साइड है। मगर दूसरी साइड, अगर आपकी समाज में, आपकी सकाफत में और आपके बाकी सारे अमूमी तौर पर रवैये और ताल्लुकात के हवाले से भी अगर उनकी हौसला शिकनी होती है, तो उस हवाले से भी वो बाहर जाते हैं। कहना ज़रूर चाहिए कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने मुल्क के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दें। लेकिन मुल्क की भी जिम्मेदारी है, हमारे सरबराह अफराद या अरबाब इख्तियार जो भी हैं, उनको भी चाहिए कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा करें, उनके लिए माहौल तश्कील दें जहाँ वो अपनी सलाहियतों को मुअस्सर तरीके से बरूए कार ला सकें। बिल्कुल अमजद साहब, इस पर मजीद भी इन डिटेल आपसे ही गुफ्तगू करेंगे। ज़रा हम आज के दिन की मुनासबत से भी थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। इस साल जो थीम सेट किया गया है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19। यानी कि हम जो है वो पेंडेमिक से निकल तो आए हैं, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद हैं। उनको कोप अप करना है हम सब ने मिल के, और बिलखुसूस इसमें किरदार वाजे होता है यूथ का। तो पब्लिक सर्विस के जानिब यूथ का आना, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आना, आप नहीं समझते कि इसमें बड़ों का किरदार ज़्यादा होना चाहिए और बिलखुसूस हुकूमती किरदार ज़्यादा वाजे होना चाहिए? अच्छा, आपके सवालात के दो तीन पहलू हैं, मैं थोड़ा सा वाज़े कर दूं। जी जी। बिल्ड बैक बेटर, ये जो स्लोगन है बुनियादी तौर पर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ज़लज़ला 2005 में आया, फिर 2009 से 2011 में यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल रही, जिसे सुपर फ्लड कहा जाता है। तो वहाँ पर ये स्लोगन इस्तेमाल होता है कि बिल्ड बैक बेटर,
जब वो बिल्ड बैक बेटर कहते हैं तो उससे कई चीजें मुराद होती हैं। सही। एक तो अगर आपने घरों की तश्कील करनी है तो ऐसे तरीके से करने हैं और ऐसी जगहों पर करनी है जो कि ज़लज़ला मुज़ाहम हो। ऐसी जगहों पर अपने घर नहीं बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, या कोई और फैसिलिटीज नहीं बनानी, या मार्केट्स नहीं बनानी, या इंक्रोचमेंट नहीं करनी जो कि पैसेज हो किसी नाले का, दरिया का, नदी का, फ्लैश फ्लड का, उस हवाले से। और अगर ज़लज़ले के हवाले से बात करें तो उन जगहों पर जो कि आम तौर पर जनरली आइडेंटिफाई हो चुकी है, जिन्हें फॉल्ट लाइन कहते हैं। ज़लज़ले की पेशीन गोई नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ तजर्बात से ये ज़रूर कहा जा सकता है कि खास इलाके जैसा कि बालाकोट है, एबटाबाद है, मनसेरा है, इस्लामाबाद है, मुजफ्फराबाद है, ये सारे फॉल्ट लाइन पर वाक़े हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि तजर्बे की रोशनी में वहाँ पर ना बनाए जाएँ घर, वहाँ पर इंस्टॉलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉप्स, मार्केटिंग या दूसरे इंस्टॉलेशन नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जब दूसरी जगहों पर बनाए जाएँ तो वो साइंटिफिक और तकनीकी तरीके से बनाए जाएँ, जैसा कि इंजीनियर एडवाइस करते हैं या डीआरआर के एक्सपर्ट एडवाइस करते हैं, ताकि अगर दोबारा आए तो आप उससे बच सकें। ये जो लफ्ज़ डिज़ास्टर है ये भी किसी हद तक मिसनॉमर है। डिज़ास्टर उस वक़्त अकर होता है जब लोग वल्नरेबल होते हैं, लोग उसकी मुज़ाहमत नहीं कर सके तो उसे डिज़ास्टर कहा जाता है, वरना नेचुरल तौर पर डिज़ास्टर नामी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती। हैज़र्ड या कैटास्ट्रोफ़ी एग्ज़िस्ट करती है। अगर कोई आबादी या कोई कम्युनिटी उससे मुठभेड़ ना कर सके या नबर्द आज़मा ना हो सके तो उसे कहते हैं कि डिज़ास्टर आ गया। कोविड भी एक तरह से पब्लिक हेल्थ का बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। सही। उसमें वैक्सीनेशन के साथ-साथ अगर समाजी फासला है या मार्केट क्लोजर है या जिसे हम स्मार्ट क्लोजर कहते थे, ये भी इसीलिए कहा गया था कि जब आप वहाँ से रिकवर कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों की मईशत, बहुत सारे लोगों का रोज़गार, बहुत सारे लोगों की दुकानदारी, बहुत सारे लोगों का कारोबार मुतासर हुआ, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि साथ-साथ फैसिलिटेट करे और लोगों को भी चाहिए कि इस नुक्ता नज़र से वो अपना कारोबार दोबारा, बिल्कुल ऐसा ही है आमिर साहब, जैसे कि आपने कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फैसिलिटेट करे। हम ये देखते हैं कि बड़े शहरों में तो डेवलपमेंट सेक्टर में भी तरक्की हो रही है, आए दिन हमें जो है वो तरक्की के कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान को ही देखें, पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके जहाँ डेवलपमेंट तो दूर की बात, पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं, ऐसे एरियाज़ में किस तरह से जो है वो रसाई हो सकती है? और वहाँ पे जो है हम जब अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो यकीनन पूरे मुल्क ने साथ तरक्की करनी है, सिर्फ बड़े शहरों ने या कैपिटल एरियाज़ ने तो नहीं करनी ना। यहाँ तक रसाई कौन मुमकिन बनाएगा? जी दुरुस्त बात है। हमारे यहाँ ये एक तारीखी डिस्क्रिपेंसी बोध या तफरीक मौजूद है कि शहरों में बहुत सारी ज़रूरियात और सहूलियात या इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाता है, देहातों पर तवज्जो नहीं दी जाती। नतीजतन ये होता है कि शहरों में आबादी की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहने के तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ देही आबादी 60 से 65% है, लेकिन ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि एशिया में पाकिस्तान तेजी से शहरी आबादी बनने वाला एक मुल्क है या रैपिडली अर्बनाइजिंग कंट्रीज कहते हैं। उसकी वजह यही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। अगर देहात में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, हेल्थ और एजुकेशन की सहूलियात नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो फिर शहरों का रुख करते हैं। और शहरों में बहुत बड़ा मसला ये होता है कि वो फिर कच्ची आबादियाँ या जो ऑक्युपाइड एरियाज होते हैं वहाँ पर जो गरीब लोग हैं सेटल इन होते हैं, जिसका ताल्लुक वो डिजास्टर जिसका मैं कहता उसके साथ भी है और बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात के साथ। यकीनन फिर रिसोर्सेज की कमी का शिकार हो जाते हैं जब बहुत सारे लोग एक ख़ास मौके पर एक ख़ास जगह पे आ जाएं। आपकी बात वजह है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने यूथ को इनकरेज करना है कि वो पब्लिक सर्विस की जानिब आए, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर आए, तो वहाँ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे इम्तहानात का सामना है, CSS है, PMS है, 13वें 14वें 17वें ग्रेड के इम्तहानात हैं, वहाँ जब तैयारी की बात आती है तो भी एक्स्ट्रा खर्चा नज़र आता है और यहाँ वालिदैन थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि ऑलरेडी वो स्टडीज़ पे इतना एक्सपेंस दे रहे हैं, फिर मज़ीद अखराजात। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे इदारे हैं इनका ताउन बच्चों को देना, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स को देना कितना ज़रूरी है आपकी नज़र में?
मैं पिछली बात को मुकम्मल करते हुए आपके मौजूदा सवाल की तरफ आता हूँ। आलमी तौर पर मारूफ मईशतदान डॉक्टर महबूबुल हक ने एक बार कहा था कि अर्बनाइजेशन इज नीदर अ ट्रेजेडी नॉर अ क्राइसिस, इट्स अ चैलेंज फॉर द फ्यूचर। चैलेंज से मुराद ये है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए। ये एक नेचुरल फिनोमिना, आप इसको रोक नहीं सकते, रोकना नहीं चाहिए। सही। अब जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, देखिए मैंने जिक्र किया है कि सियासतदान पॉलिसी बनाते हैं, आपकी पॉलिसी मौजूद होती है, लेकिन उस पर अमल दरामद हमेशा ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। सही। इसलिए ब्यूरोक्रेसी इंतहाई सेंट्रल रोल प्ले करती है। तो अगर अच्छे पढ़े लिखे नौजवान आएंगे, जो कि मेरी ज़ाती राय है कि बच्चों की तालीम आजकल अच्छी है, उनको तालीम के हवाले से निस्बतन बेहतर मौके मैसर हैं। प्राइवेट स्कूल और यूनिवर्सिटियों की तरफ अगर इशारा किया जाए, पब्लिक स्कूल और यूनिवर्सिटियों में भी सहूलियात ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करनी चाहिए, लेकिन नौजवानों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, जिसमें बजाते खुद रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो रिफॉर्म्स हो भी रहे हैं। गुज़श्ता 2-3 साल से डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जो हैं वो उसके चेयरमैन हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म कमीशन बना है। तो इसका मतलब है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी बेहतरी की तरफ गामज़न है। तो बेहतर स्टफ आना चाहिए, बेहतर नौजवानों को, औरतों मर्दों दोनों की तरफ मेरा इशारा है, आना चाहिए, ताकि बिल्कुल आना चाहिए। अमजद साहब, बेहतरी की जानिब तो गामज़न है, लेकिन यहाँ एक छोटे से मसले की जानिब आपकी इजाज़त हो तो मैं इशारा करना चाहूँगी कि हम ये देखते हैं कि इनफरादी सतह पे बात की जाए, इज्तिमाई सतह पे बात की जाए, तो इंसाफ और मसावी रसाई जो है वो कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है, और यहाँ बच्चों को, यूथ को, यंगस्टर्स को सामना करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेशन का। इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, किसी हद तक ये मिथ है, उनको इससे निकलना चाहिए। मैं खुद पढ़ाता रहा हूँ और बहुत ज़्यादा नौजवानों में ये बात पाई जाती है, जनाब रिश्वत है, सिफारिश है, कोई रास्ता नहीं, आगे कैसे जाएं। जुज़वी तौर पर है, और इसकी वैसे तो दुनिया के हर मुल्क में होता है। ऐन मुमकिन है कि हमारे मुल्क में रिश्वत, सिफारिश या असर रसूख या इम्तियाजी रवियों की शरह ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है कि सारा कुछ रिश्वत और सिफारिश पर हो। अगर ऐसा हो तो आपका कारसाज़े हस्ती रुक जाए, आपके मुल्क का निज़ाम रुक जाए। यकीनन उसकी शरह, मैं नहीं कह रहा वो 20% है, 10% है, 15% है, हो सकता है हमारे मुल्क में निस्बतन ज़्यादा हो, लेकिन मौके हैं। अब दो हवाले हैं, एक तो जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म हो रहे हैं उसमें रिक्रूटमेंट, रेगुलेशन, उसके बाद परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस बेस पर डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है गुज़श्ता 2 से 3 साल। जब ये काम अगर मुअस्सर तरीके से सर अंजाम पाता है तो उनकी वो शिकायत कि जी रास्ता नहीं है, इम्तियाज़ी रवैया है, रिश्वत या सिफारिश है, हम आगे नहीं जा सकते, बिल्कुल वो खुद ब खुद ही एग्जेम्प्ट हो जाती है। बजाय फरमाया अमजद साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आप अपनी बात को सम अप कीजिए मैसेज के जरिए। आज के दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैसेज वही है जो दूसरी बात मैं करना चाह रहा था। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि वो मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी दिलचस्पी बढ़ाएं, अपनी कारकर्दगी बढ़ाएं, और जो थ्रू प्रॉपर चैनल जो रास्ते हैं उनको अख्तियार करें और कंट्रीब्यूट करें। और बैनुल अक़वामी दिन के हवाले से उनको ये पैगाम देना है कि ब्यूरोक्रेसी एक कैरियर भी है और कंट्रीब्यूशन भी है, सर्विस भी है। डेफिनेटली उन्हें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अमजद नज़ीर साहब, डेवलपमेंट रिसर्चर हैं आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी कीमती राय से जो है हमें हमकनार करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ आज के दिन की मुनासबत से गुफ्तगू की। नाज़रीन, जब हम इस गुफ्तगू को सम अप करने की जानिब जाते हैं तो हमारे मुल्क के वो तमाम इदारे जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा कर रहे हैं, हमारे फ्रंट लाइनर्स जो कि हेल्थ सेक्टर में हैं, डिलीवरी सेक्टर में हैं, हमारे एजुकेशन सेक्टर में हैं, ट्रांसपोर्ट, और इसके साथ साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, इसके अलावा भी जब हम बात करते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, सैनिटेशन सेक्टर है, सोशल वेलफेयर का सेक्टर है, ये तमाम तर इदारे मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ये सिर्फ मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। इन तमाम इदारों में काम करने वाले अफराद की खदमात को, उनकी काविशों को सराहें, उनको अप्रिशिएट करें, ताकि हमारा मुल्क दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। यही है पैगाम। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।